हेलो डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स। जब हम अब कोविड-19 के इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो इस समय में ऑनलाइन क्लासेस का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते अपने घर से और जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं। तो इस समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए, रिक्वेस्ट आए, बहुत सारे टीचर्स ने भी मेरे को एडवाइस किया कि भी आप ऑनलाइन अपना क्लासेस स्टार्ट करिए ताकि स्टूडेंट्स कम्युनिटी को बेनिफिट हो सके। तो इसी थीम के ऊपर काम करते हुए आज 13 मई 2020 से हम अपना ऑनलाइन क्लासेस स्पेशली लो स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो अपने रेगुलर लो एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हों या फिर वो अपना जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों या फिर कोई यूपीएससी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आईएएस आईपीएस की, या फिर जिनमें उनका मेन लो सब्जेक्ट हो, और या फिर कोई लो रिलेटेड अदर एग्ज़ाम्स जैसे आपका लो ऑफिसर वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए ये लेक्चर सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है, यूज़फुल होने वाली है, लाभकारी होने वाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट हैं उनको हम टेकअप करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हम एग्ज़ाम से पहले अपना सिलेबस कवर कर सकें और टॉपिक कवर कर सकें सारे। तो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसमें अलाइड जो एक्ट हैं सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, जो हम आज टेकअप करने वाले हैं। और इसमें हम बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा रखेंगे ताकि स्टूडेंट्स को बात समझ आ सके, और इस बोलचाल की भाषा में आप बिल्कुल सीधे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आसान और साफ शब्दों में, कि कैसे हम इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस बात को समझें कि जो अनपेड सेलर है उसके जो राइट्स हैं वो केवल गुड्स के अगेंस्ट हैं, यानी कि जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का जो सब्जेक्ट मैटर है उसके अगेंस्ट ही हैं। और क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, खरीदने और बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक सेलर और एक बायर, एंड दीज सेलर एंड बायर्स आर अंडर ए लीगल ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए सेलर की ड्यूटी क्या है कि वो चीज़ों को पहुंचाए, ड्यूटी टू डिलीवर द गुड्स, और बायर की ड्यूटी क्या है कि वो ड्यूटी टू एक्सेप्ट द गुड्स डिलीवर्ड बाय द सेलर एंड पे फॉर दोज गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं सेलर और बायर की। एंड इफ द बायर डज नॉट पे, इन दैट केस द अनपेड सेलर हैज ए राइट, वेरी इंपॉर्टेंट राइट, दैट इज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही नहीं करना चाहता, एंड कैन शू द बायर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर बायर पैसा पे नहीं करता है तो सेलर क्या करेगा, कहेगा कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं करना, मुझे आपको चीज ही नहीं देनी, और दूसरा आप मुझे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपना डैमेजेस भी दीजिए क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। तो ये जो राइट है आपका, राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड शू द बायर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा अनपेड सेलर के पास 3 एडिशनल राइट्स भी हैं। द अनपेड सेलर हैज 3 एडिशनल राइट्स। व्हाट आर दोज? दे आर 3 इन नंबर। नंबर 1 लियन, नंबर 2 स्टॉपेज इन ट्रांजिट, एंड नंबर 3 रीसेल। तो इन तीनों राइट्स को हम वन बाय वन। जो अनपेड सेलर है इसका डेफिनेशन कहाँ पे मिलेगा? तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि सबसे पहले आपको उसका लिटरल मीनिंग देखना चाहिए, उस वर्ड का, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अनपेड सेलर का मतलब है, अनपेड सेलर मीन्स द सेलर हु हैज नॉट गॉट द फुल प्राइस, कि जिसको पूरा पैसा नहीं मिला वो अनपेड सेलर हो गया। अब इसी तरह की जो डेफिनेशन है, मैं ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स कि आपको डिक्शनरी भी अच्छी कंसिडर करनी चाहिए। जैसे कि आप ब्लैक लॉ डिक्शनरी देख सकते हैं, लॉ की लीगल टर्म्स के लिए लीगल ग्रोसरी भी खरीद सकते हैं, वहां से उसका वर्ड का डेफिनेशन उठाइए। और आपको जो दूसरी तरह की डेफिनेशन है, डेफिनेशन बाय एक्सपर्ट्स, क्योंकि मीनिंग इज नोन बाय द कॉमन पीपल बट द डेफिनेशन इज द टास्क ऑफ एक्सपर्ट्स। तो एक डेफिनेशन एक्सपर्ट की भी आपको लेनी चाहिए। और
इसी तरह से आपको डिक्शनरी में देखेंगे, आप एक्सपर्ट की डेफिनेशन देखेंगे, लिटरल मीनिंग लिखेंगे, और हर एक्ट में, हर कानून में एक स्टेचूटरी डेफिनेशनल सेक्शन भी होता है जहाँ पे उस वर्ड को डिफाइन करते हैं। नॉर्मली जैसे हम सेक्शन 2, सेक्शन 3 हर एक्ट में देखते हैं कि उसमें डेफिनेशंस दी होती हैं बहुत सारी। तो हमारे इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सेक्शन 45 में लिखा है हु इज एन अनपेड सेलर। ये सेक्शन 45 कहता है एन अनपेड सेलर इज अ पर्सन टू whom the whole of the price has not been paid or tendered, or if the price was paid through a bill of exchange or other negotiable instrument, the same has been dishonored। सेक्शन 45 क्लोज 1 में ये डेफिनेशन है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि वेयर दिस अनपेड सेलर इज डिफाइंड, दैट इज सेक्शन 45 क्लोज 1। इन सिंपल वर्ड्स, एन अनपेड सेलर is the person to whom either the whole of the price has not been paid or only a part of the price has been paid। या तो पूरा पैसा नहीं दिया या कुछ पैसा नहीं दिया, यानी कि उसको कुल मिला के उसको पूरा पैसा नहीं मिला अभी तक, तो वो अनपेड सेलर हो गया। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात है जो आपको समझनी है कि वो सेलर अनपेड नहीं होता when he wrongfully refuses the price tendered by the buyer। A seller is not an unpaid seller when he wrongfully refuses the price tendered by the buyer। बायर पैसा दे रहा है, वो लेने से मना कर रहा है सेलर, तो वन पेड सेलर कहाँ से हो गया। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो सेक्शन 45 क्लोज 2 में है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज डिफाइंड दैट ए सेलर एन एजेंट ऑफ द सेलर इज एज गुड एज सेलर। सो सेक्शन 45 क्लोज 2 मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, लॉ दो तरीके का होता है, केस लॉ और आपका स्टेचूटरी लॉ। तो ये जो केस लॉ है ये हम ये भी डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे स्टेचूटरी लॉ हमारे सपोर्ट में है कि एन एजेंट इज एज गुड एज सेलर। सेक्शन 45 क्लोज 2 कह रहा है कि दैट सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ ए सेलर। फॉर एग्जांपल, एन एजेंट ऑफ द सेलर टू whom द बिल ऑफ द लीडिंग हैज बीन इंडोर्स्ड, और एन कंसाइनर और एजेंट हु हैज हिमसेल्फ पेड और इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस। Section 46, it provides the various rights available to the unpaid seller. The only important condition is, please see that it says that even though the property in the goods may have been passed to the buyer, the unpaid seller can exercise the following rights. Number 1, that is right of lien on the goods. The purpose is for the price, and the condition is while he is in the possession of the goods, in the possession of the goods. Number 2, right of stoppage the goods in transit, section 50 to section 52. Two conditions when the goods are in transit. Number 2, the buyer becomes insolvent. And number 3, right of resale of the goods, section 54. So very important to note that the unpaid seller has the right of withholding the delivery of the goods. He can withhold the delivery of the goods where the property in goods has not been passed to the buyer, and this is coextensive with right of lien or stoppage. So सेलर मना कर सकता है कि मैं अपनी जो चीज जो है आपको दे ही नहीं रहा, मैं डिलीवर ही नहीं कर रहा यहाँ पे। पार्ट डिलीवरी में क्या होगा, सेक्शन 48 यहाँ पे कहता है कि जब वेयर एन अनपेड सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, he may exercise his right of lien on the remainder unless such part delivery has been made under such circumstances as to show an agreement to waive the lien। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, यहाँ पे दो पार्टीज हैं, सेलर और बायर, और सभी दोनों पार्टीज को अपने अपने राइट्स, अपने अपनी ड्यूटीज हैं। तो यहाँ पे हम वेव कर सकते हैं कोई भी पार्टी अपना राइट्स। तो अगर सेलर पार्ट डिलीवरी कर देता है और जो बची हुई प्रॉपर्टी है उस पे वो अपना लियन क्लेम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो राइस बैग 100 राइस बैग प्रोमिस करता है, ही प्रोमिसेस टू डिलीवर 100 राइस बैग्स टू द बायर, 80 bags have already been delivered, 20 are remaining, so the seller can exercise his right of lien over the 20 bags। 100 बैग देने थे उसको चावलों के, 80 दे दिए, 20 रह गए, तो पूरी पेमेंट नहीं आई है, तो अभी जो 20 उसने नहीं दिए हैं उन पे वो अपना कब्जा बरकरार रखेगा, लियन बरकरार रखेगा। टर्मिनेशन ऑफ लियन कैसे होगा, कैसे, किन सर्कमस्टांसिस में, किन हालातों में लियन को हम टर्मिनेट कर सकते हैं, इसके
5 तरीके यहाँ पर हैं। एक तो सबसे पहले सेक्शन 49 क्लोज 2 कहता है कि बाय द पेमेंट ऑफ द प्राइस नोट द डिक्री ओनली। अगर उसको सेलर को पूरा पैसा मिल गया तो उसका सेलर का कोई राइट ऑफ लियन नहीं होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि केवल डिक्री नहीं काम चलेगी, यानी कि ही हैज गॉट द डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ द प्राइस बट नॉट द फुल प्राइस इटसेल्फ। तो डिक्री नहीं चाहिए, पूरा पैसा चाहिए टर्मिनेशन ऑफ लियन के लिए। नंबर 2, बाय डिलीवरी टू द कैरियर। अब लियन का जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस राइट इज कैन ओनली बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन द सेलर हैज द पोजेशन ऑफ द गुड्स। उसके पास गुड्स है ही नहीं, अब उसने कैरियर को डिलीवर कर दिया तो ये राइट ऑफ लियन टर्मिनेट हो गया। नंबर 3, बाय द बायर और एजेंट ऑब्टेनिंग लॉफुल पोजेशन। अब जो बायर और एजेंट है उसने लॉफुल पोजेशन से अपनी चीजें ले ली सेलर से, तो वो उस केस में आपका लियन टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि द वेरी पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर एंड द पेमेंट ऑफ द प्राइस टू द सेलर। और बायर ने रिसीव कर लिया, मान लीजिए वॉशिंग मशीन उन्होंने डिलीवर कर दी सेलर ने बायर को, और उसके 2 पुर्जे खराब हो गए। अब वो 2 पुर्जे उसने ठीक करने के लिए बायर ने सेलर को दे दिए, तो उन 2 पुर्जों के ऊपर 2 पार्ट्स के ऊपर वो लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि गुड्स हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड to the buyer and buyer has already obtained the lawful possession. Number 4 is waiver. यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट है जो आपको समझनी पड़ेंगी, लो पॉइंट है। तो सेक्शन 46 क्लोज 1 सब क्लोज ये कहता है कि लियन एक्रूज बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ का मतलब है, लॉ के मतलब से एक आता है कि लियन सेलर एक्सरसाइज कर सकता है। नंबर 2, पार्टी टू ए सेल कॉन्ट्रैक्ट कैन वेव हिज राइट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, सेक्शन 62 कहता है, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। और राइट टू लियन आल्सो एंड्स बाय वेवर, सेक्शन 49 क्लोज 1 सब क्लोज सी कहता है यहाँ पे कि जो पार्ट डिलीवरी मान लीजिए वो कर देता है सेलर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मान लीजिए किसी वॉशिंग मशीन का मशीनरी ही दे दिया उसको, आउटर बॉडी उसके पास है, तो वो मेन डिलीवरी कंसिडर होगा। चीज़ों को लंबे क्रेडिट पे दे देता है, उधार के लिए दे देता है, 1 साल 2 साल हो गए, और या फिर वो किसी सब सेल को अप्रूव कर देता है, बायर आगे भेज देता है तो उसको अप्रूव कर देता है। तो इस तरीके से 2-3 सर्कमस्टांस में हम देख सकते हैं कि उसने अपना राइट वेव कर दिया, ही हैज वेव्ड हिज राइट बाय डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स टू दी बाय डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स बाय द बायर। तो अगर बायर उनको आगे कहीं बेच देता है, एक प्रॉपर्टी में याद रखिए हमेशा 3 तरह के राइट्स होते हैं। तो पहला है आपका राइट टू पोजेशन, दूसरा है राइट टू एंजॉयमेंट, तीसरा है राइट टू डिस्पोजल। ये 3 राइट्स में जो तीसरा राइट है डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, तो सबसे पहले अगर जो बायर है वो जो डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स करता है, आगे कहीं बेचता है, तो इसका लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स बाय द बायर, दिस इज जनरल रूल, देयर आर सम एक्सेप्शन। What are those? Number 1, that if the seller approves the sub sale or other disposition by buyer, वो कह देता है कि आपने बायर ने आगे चीज बेच दी, सेलर कहता है ओके ठीक है भैया बेच दी तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो वो यहाँ पे हो गया, अप्रूव हो गया। नंबर 2, if the buyer with the lawful possession of the title of document transfer to the transferee in good faith and for consideration by sale। अब बायर ने लॉफुली एक्वायर किया पोजेशन किसका, टाइटल डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि ओनरशिप या पोजेशन के डॉक्यूमेंट्स उसने एक्वायर किए और फिर आगे फर्दर किसी को बेच दिया, और जो फर्दर ट्रांसफर ही है वो गुड फेथ में, उसको इस पहली ट्रांजेक्शन का कोई नहीं पता है और उसने पैसे भी दिए कंसिडरेशन, तो इस तरह से ये कंप्लीट सेल माना जाएगा। एंड द न्यू बायर एक्वायर्स गुड टाइटल। सेकंड राइट, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट सेकंड राइट है हमारा लियन से। अब जो है ना, पहले तो थी गुड्स सेलर के पास और उसने एक्सरसाइज किया राइट ऑफ लियन। अब सेकंड जो है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जब उसने कैरियर को दे दिया, यानी कि किसी पोस्ट वाले को दे दिया कि भी आप चीजें पहुंचानी है आपने बायर के पास, उस सिनेरियो में जब चीजें कैरियर के पास हैं, डिलीवरी एजेंसी के पास हैं, तो क्या एक्सरसाइज होगा, ये राइट उसकी बात करता है। So this right is exercised when the goods have already been delivered to a carrier for being transmitted to the buyer,
and the carrier is to deliver the goods back to the seller, not to the buyer, although the buyer might have got the possession of title of the goods. तो अब डिलीवरी एजेंसी के पास चीज़ें हैं और चाहे सेलर ने जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो बायर को भेज दिया हो, फिर भी अगर वो नोटिस सर्व करता है कैरियर को कि भैया इन चीज़ों को रोक दो, बायर को नहीं देना है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, पहली बात आपको समझनी है। सेक्शन 54 क्लोज 1 कहता है कि इससे तो कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात रिसाइंड नहीं होगा। दिस राइट नीदर रिजल्ट्स इन रिसीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, देयर इज नो री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन द सेलर, यानी कि ना तो सेलर के अंदर ओनरशिप राइट्स आएंगे और ना ये कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होगा। दिस राइट रीगेन्स द पोजेशन ऑफ द गुड्स। दिस राइट, थ्रू दिस राइट द सेलर रीगेन्स द पोजेशन ऑफ द गुड्स। पहली बात कि जो सेलर है वो प्रॉपर्टी का पोजेशन लेता है, गुड्स का पोजेशन लेता है। और दूसरी बात, he keep the goods till the payment is made by the buyer, and in case there is default of payment by the buyer, he may resell them. So there are 3 conditions. What are those? Number 1, एक तो पहली बात है the seller should be unpaid seller within the meaning of section 45, and number 2, the buyer should be insolvent within the meaning of section 2 clause 8. So this section 2 clause 8, it simply says that a person who has ceased to pay his debt in the ordinary course of business or can't pay his debt as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not. So the buyer has gone insolvent because he is not making payment of his debt. He has stopped because of his condition. So the buyer becomes insolvent, and the goods should be in transit. That the goods should be. There are different capacities of carrier. Like the carrier happens to be the buyer agent. अगर जो डिलीवरी एजेंसी है मान लीजिए, या जो सामान पहुंचाने वाला है वो एजेंट है बायर का, तो उस केस में एन एजेंट इज एज गुड एज प्रिंसिपल। तो कोई राइट अवेलेबल नहीं होगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, बिकॉज गुड्स हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय द बायर। नेक्स्ट, सेलर एजेंट है अगर कैरियर है सेलर्स एजेंट, इन दैट सिनेरियो दिस राइट में बी एक्सरसाइज। कंस्ट्रक्टिव पोजीशन हो गया, यहाँ पे सेलर की ही पोजीशन में है क्योंकि उसके सेलर के एजेंट की पोजीशन में है। सो ही में एक्सरसाइज द लियन ऑल्सो एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ऑल्सो। ही में रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू दी बायर। और ये हो गए बायस पार्टी। पहले केस में वो बायर का एजेंट है, दूसरे केस में सेलर का एजेंट है। और जो ये सही मायने में ये राइट एक्सरसाइज होगा वो इंडिपेंडेंट मिडल मैन अनबायस्ड कैरियर के केस में एक्सरसाइज होगा। तो जब वो दोनों पार्टी से संबंधित नहीं होगा, ना तो बायर का एजेंट होगा ना सेलर का एजेंट होगा, तो वो जो कैरियर है उसको रिक्वेस्ट करेगा सेलर बाय नोटिस के राइट, ये मेरा राइट है स्टॉपेज इन ट्रांजिट कि आप अपने जहाँ पे भी हैं वहीं रोक के और मेरी चीज़ों को वापस भेजिए। द गुड शुड बी डिलीवर्ड बैक टू मी। और इसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट बहुत सिंपल है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट क्या होगा यहाँ पे, दिस ट्रांजिट कंटिन्यूस एज लॉन्ग एज द गुड्स आर विद द कैरियर। तो जब तक वो डिलीवरी बॉय के पास हैं, डिलीवरी एजेंसी के पास हैं, जब तक ये ट्रांजिट चलेगा। कैसे टर्मिनेट होगा? पहली बात, व्हेन द बायर टेक्स द डिलीवरी। जैसे मैंने पहले भी बताया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का 2 पर्पस हैं, एक तो पेमेंट ऑफ प्राइस टू द सेलर एंड नंबर 2 डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर। अब बायर को डिलीवरी हो गई तो वो राइट खत्म हो गया स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। एंड सेक्शन 51 क्लोज 1 कहता है कि गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू ए कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर until the buyer or agent in that behalf takes the delivery of them from such carrier or belly। सिंपल बात ये है, सेक्शन 51 क्लोज 1 कहता है कि ये राइट जब तक चलेगा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जब तक चलेगा जब तक कैरियर के पास गुड्स हैं, डिलीवरी बॉय के पास, डिलीवरी एजेंसी के पास गुड्स हैं। और जैसे ही वो उसको बायर को या एजेंट को दे देगा, दिस राइट स्टॉप्स।
Section 51 clause 2 gives an option to the buyer to take the delivery before their destination. When you are going to the office, when you are going to the market, you receive a call from the delivery boy that I have to deliver the goods. You can say, okay, you deliver it in the market, you deliver it in the middle way. So you can always, as a buyer, receive the delivery of the goods before the destination, and that is as good as the destination fixed by at your request. Number 2, the condition when the carrier or other valley acknowledges to the buyer. So section 51 clause 3 says that the carrier, the agency, the delivery agency, the delivery boy, what he does, that he acknowledges to the buyer that I am in possession of the goods, and the buyer says okay that you are in possession, I will receive it from you. So as soon as the carrier or the bailee acknowledges to the buyer, in that scenario, that is constructive delivery to the buyer, and it is immaterial that a further destination for the goods may have been indicated by the buyer. Or in that scenario, the carrier or other bailee acts as a bailee. He acts as a trusty kind of person, caretaker of those goods for the buyer. And in case a new destination is requested by the buyer, for example, the goods are supposed to be delivered from Delhi to Bombay, and the buyer requests that the goods should be delivered to like Kolkata, Madras, or any other place. In that scenario, the original transit comes to an end at Bombay itself, because that was the original destination, and in case of new destination or further destination, it is immaterial. The right stops at the original destination. And similarly, for example, the seller demands the delivery charges or freight from the buyer, and the buyer refuses, although he touches the good, but that does not make any difference. In that scenario, the right of stoppage can be exercised by the seller. तो अगर मान लीजिए बायर ने कोई नया डेस्टिनेशन रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली से बॉम्बे आना था, वो कह रहा है कि मुझे मद्रास भिजवा दीजिए या मुझे कोलकाता भिजवा दीजिए, तो उस केस में ओरिजिनल डेस्टिनेशन जो है बॉम्बे, वहीं पर ये राइट समाप्त हो जाता है. या फिर मान लीजिए सेलर जो है या डिलीवरी बॉय जो है वो डिलीवरी चार्जेस मांगता है और वो बायर देने से मना कर देता है, तो भी ये राइट वहाँ पे एक्सरसाइज हो सकता है. नंबर 3 है व्हेन द कैरियर wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer. सेक्शन 51 क्लोज 6 कहता है कि दिस राइट कम्स टू एन एंड एज सुन एज द कैरियर रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स. चाहे वो भले ही गलत आदमी से उसके पास नोटिस आ गया कि आप इसको स्टॉप करिए, सेलर ने नहीं कहा, किसी और ने कहा, तो भी वो स्टॉप करना पड़ेगा उसको, बिकॉज दिस राइट कांट बी एक्सटेंड बाय द रॉन्गफुल एक्ट. और पार्ट डिलीवरी हो गया सेक्शन 51 क्लोज 7. यहाँ पे कह रहा है कि 2 रूट से, मान लीजिए वॉशिंग मशीन की मशीनरी आ रही थी दूसरे रूट से और उसकी आउटर बॉडी आ रही थी दूसरी रूट से. अब बॉडी डिलीवर होगी, मशीनरी इज स्टिल टू बी डिलीवर्ड. इन दैट सिनेरियो सेक्शन 51 क्लोज 7 कह रहा है कि अनपेड सेलर में ऑलवेज एक्सरसाइज दिस राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ओवर द रिमाइंडर ऑफ द गुड्स, दैट इज मशीनरी. तो वो मशीनरी को भेजने से रोक सकता है. इफ गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर, सेक्शन 51 क्लोज 4 सेज that in that scenario the goods are still with the carrier, and this transit is not deemed to be an end, because golden rule है the transit continues as the goods are with the carrier. Section 51 clause 5, goods are delivered to be the ship chartered by buyer. In that scenario, it is to be seen that as per the circumstances of a particular case, whether they are in possession of the master as a carrier or agent of the buyer. तो अगर वो अनबायस्ड कैरियर है तो वो दिस राइट को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, और एजेंट ऑफ बायर है वहाँ पे, तो इन दैट सिनेरियो दिस राइट कम्स टू एन एंड बिकॉज द बायर हैज रिसीव्ड द प्रॉपर्टी थ्रू एजेंट. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, हाउ दिस राइट इज एक्सरसाइज. सेक्शन 52 यहाँ पे कह रहा है कि एक तो पहली बात है कि कोई इसका स्पेसिफिक मेथड नहीं है इस एक्ट में कि कैसे हम इस राइट को एक्सरसाइज करेंगे, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को. सेक्शन 52 कह रहा है या तो वो सेलर जो है वो एक्चुअल पोजेशन ले ले गुड्स का,
या फिर अपना नोटिस ऑफ क्लेम भेजे कैरियर को कि आप इसको वापस मुझे भेजिए। तो अगर वो नोटिस ऑफ क्लेम भेजता है तो इन दैट सिनेरियो सेक्शन 53 कम्स इन पिक्चर एंड इट कास्ट ए ड्यूटी ऑन कैरियर, टू ड्यूटीज, दैट इज नॉट टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर एंड नंबर 2 री डिलीवर द गुड्स टू द सेलर। और जब वो री डिलीवर करेगा सेलर को तो सेक्शन 52 क्लोज टू कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ री डिलीवरी इज टू बी पेड बाय द सेलर। And this is very important to note that this right is a right to repossess the goods by the seller, and it does not rescind the contract, does not end the contract, neither reinvest the property in the seller। ना तो वो उसका मालिक हो गया सेलर इस राइट को एक्सरसाइज करने से प्रॉपर्टी का, और ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया। दिस इज सिंपल रेमेडी ट्रिक टू मेक द बायर मेक द पेमेंट ऑफ द गुड्स। और लो पॉइंट क्या है यहाँ पे, इन केस द गुड्स आर मिस्टेकली डिलीवर्ड बाय द कैरियर, मान लीजिए नोटिस भी भेज दिया फिर भी गलती से डिलीवर हो गया, देन बायर इज स्टिल लायबल टू रिस्टोर देम बैक टू दी सेलर, वापस देना पड़ेगा। अब सब सेल और प्लेज के केस में मान लीजिए बायर ने आगे सब सेल कर दिया, आगे बेच दिया या प्लेज कर दिया उसको, आगे किसी को गिरवी वगैरह रख दिया, तो उस केस में सेक्शन 53 क्लोज 1 कहता है कि जनरल रूल क्या है कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी डिस्पोजिशन बाय द बायर। दो एक्सेप्शन है, अगर सेलर उसको अप्रूव कर दे सब सेल और प्लेज को, और इसका प्रोविजो है सेक्शन 53 क्लोज 1 का सेकंड, इसमें जो एक्सेप्शन हो गया कि द बायर लॉफुली ऑब्टेन्स द पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड देन ट्रांसफर द टाइटल टू अनदर पर्सन हु इज ए ट्रांसफर इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन। अब बायर ने अपना उसका ओनरशिप के पेपर लिए, पोजीशन के पेपर लिए और प्रॉपर्टी को बेच दिया किसी ऐसे आदमी को, द पर्सन हु इज ट्रांसफर इन गुड फेथ, गुड फेथ का मतलब उसको पता नहीं है कि पहले कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है और पैसे भी उसने दे दिए, दैट इज फॉर कंसिडरेशन। इन दैट सिनेरियो द न्यू बायर एक्वायर्स गुड टाइटल। अब पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में? पहली बात तो लियन जब एक्सरसाइज करता है सेलर जब उसके पास पोजेशन है, और दूसरे जो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के केस में ये तभी स्टार्ट होता है जब हम उसको कैरियर को दे देते हैं। तो पहला पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन क्या हुआ कि पोजीशन इज विद द सेलर इन केस ऑफ लियन, एंड इन केस ऑफ स्टॉपेज इन दिस ट्रांजिट द पोजीशन इज विद द कैरियर। नंबर 2, द सेलर लूजेस द राइट ऑफ लियन इफ ही पार्ट्स विद द पोजीशन, बट इन केस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट this right only starts when he delivers goods to the carrier. That is the very basic of stoppage in transit. Number 3, stoppage can only be exercised if the buyer becomes insolvent. The second right, that is stoppage in transit, can only be exercised in case of insolvency of buyer within the meaning of section 2 clause 8, and lien can also be exercised otherwise also. But our points of similarity, both rights are exercised by the unpaid seller. दोनों में समानता क्या है कि अनपेड सेलर इसको करता है दोनों राइट्स को, और दूसरी इसके अंदर समानता है कि बोथ द राइट्स कैन बी एक्सरसाइज आफ्टर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पास टू द बायर, यानी कि बायर के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, यानी कि उनके टाइटल ट्रांसफर हो गया है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट राइट, रीसेल। नाउ दिस राइट एक्रूज टू द सेलर आफ्टर एक्सरसाइजिंग द लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यानी कि जब दोनों राइट जो पहले अवेलेबल थे सेलर को, जब उसके पास चीजें थी, पोजीशन थी, तो लियन एक्सरसाइज किया, और जब उसने डिलीवरी एजेंसी को दे दिया, कैरियर को दे दिया, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी एक्सरसाइज कर दिया, और फिर भी बायर इज नॉट रेडी टू पे द प्राइस विद ए रीजनेबल टाइम, then the unpaid seller may resell the goods under any of the conditions. Number 1, perishable goods under section 54 clause 2. For example, perishable goods like fruits. In that scenario, the seller without any notice of resale may resell the goods. And number 2, after exercising lien or stoppage by giving the notice of resale under section 54 clause 2. अब सेलर ने नोटिस दिया, क्योंकि गुड्स पेरिशेबल नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, तो वो नोटिस ऑफ रीसेल देगा, एक्सप्रेसेस इंटेंशन ऑफ रीसेल अंडर सेक्शन 54 क्लोज 2, और दोनों राइट उसने एक्सरसाइज कर लिए, फिर भी नहीं हो रहा है पेमेंट। एंड नंबर 3, अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में द सेलर रिजर्व्स ए राइट ऑफ रीसेल, दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द बायर द सेलर में ऑलवेज एक्सरसाइज हिज राइट टू रीसेल
In that scenario, the original contract comes to an end, and the seller can always make a resale. So what is this notice of resale? पहली बात तो ये रीजनेबल होना चाहिए, रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए बायर को इससे. और रीजनेबल टाइम क्या होता है? दिस इज सेक्शन 63 says that it's a question of fact what is reasonable time. And one thing that is very important, that this notice should be reasonable, giving reasonable opportunity of being heard. Notice this reasonable opportunity to the buyer, either he fulfills the contract or supervise the sale. Section 54 clause 2 says that in case of loss on resale, the same may be recovered from the original buyer, provided if the sale is made within a reasonable time, without any long delay, like 1 year, 2 year. If the seller is not getting the price, he has already delivered a notice of resale to the buyer, so he has to make the resale without any long delay. Or if there is any delay, for example with the fault of the buyer, like buyer is making repeated requests that I should be given more time, in that scenario that is considered as a good sale, good resale, so the loss may be recovered from the original buyer. And what if the profit is there in case of resale? So the seller will be retaining the profit. And there is a very important law point expressed in PSNS Amba Lavalna Chetiyar and Company versus Express Newspaper Limited, reported in All India Reporter 1968, Supreme Court at page 741. The Apex Court of India in that case held that in order to measure the damages under Sale of Goods Act, the resale is to be properly made. Now what is a properly made sale? That once again is a question of fact and law. The unpaid seller, as per section 54 clause 2, can recover from the original buyer damages for any loss done by his breach of contract. So under section 54 clause 2, the seller can recover the loss from the original buyer. That is the difference between the contract price and the resale price. Contract प्राइस जो था जितना, मान लीजिए उसने फ्रिज बेचना था मान लीजिए 15,000 का, और रीसेल हुआ उसका 13,000 का. 2,000 का जो लॉस हुआ वो बायर से ले सकता है अगर सेल प्रॉपरली मेड है तो. और अगर सेल प्रॉपरली मेड नहीं है तो एज पर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डैमेजेस आर अलाउड. दैट इज डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस. तो मार्केट में जो प्राइस है, मान लीजिए वो कम या ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो जो लॉस हुआ वो बायर को देना पड़ेगा. नाउ द रीसेल इज प्रॉपरली मेड व्हेन द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रीसोल्ड हैड पास टू द ओरिजिनल बायर, यानी कि जो टाइटल का ट्रांसफर हो गया है, वहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, तो ही सेल इज प्रॉपरली मेड, इट इज कंसिडर्ड. नाउ ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू द न्यू बायर, यहाँ पे सेक्शन 27 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट एक्सप्रेसेस थ्रू ए मैक्सिम दैट इज नेमो डेड क्वाड नॉन हैबिट, दैट ए सेलर कांट कन्वे ए बेटर टाइटल टू द बायर देन दैट ऑफ हिज ओन. यू कैन ट्रांसफर व्हाट यू हैव गॉट, जो आपके पास है वही आप ट्रांसफर कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक्सेप्शन है इसका, दैट इज अनपेड सेलर, सेक्शन 54 क्लोज 3, दैट इन केस ऑफ रीसेल बाय अनपेड सेलर द न्यू बायर विल एक्वायर गुड टाइटल, ऑल्दो unpaid seller is not the owner of the goods, or unpaid seller has no authority from the seller to sell the goods, or the unpaid seller has not given any notice of resale to the original buyer. That once again will be affecting the rights of the unpaid seller only, and will not cast any implication on new sale, and the new buyer will acquire good title. So this is it. We have today discussed the rights of unpaid seller. So in case you want that new topic or any topic of which I should be covered, you can always comment, you can always ask me, and I would be delighted to make new video lecture on your requested or desired topic. So thank you very much. I hope that you have liked this presentation. So thank you once again. You can always approach me on my number on my website displayed.
and I would be rather happy and feel privileged to answer your queries. Please don't forget to like, subscribe and share, and don't forget the bell icon to press it. Thank you very much.